नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 3.1 आपको कवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आवर्त सारणी बनाना आ गया होगा और वहां पर हमने ये भी आपको बताया हुआ था कि डी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा जाएगा। दोस्तों आज वही लेसन हम स्टार्ट करते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 3.2। दोस्तों ये लेक्चर भी बहुत ही अच्छा होने वाला है और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन से कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा इन सभी चीज़ों की भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों हमारे पीछे आप लिखा हुआ देख रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ये तो हो गया लेसन का नाम। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, यानी हमको इस लेसन में दो ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इनकी बात करेंगे। फिर जब डी ब्लॉक हमारा खत्म हो जाएगा तो हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है हम जानते हैं। सबसे पहले ही हमने लिख दिया है, मतलब ये लेसन स्टार्ट करने से भी पहले हम जानते हैं, मतलब हम क्या हैं, विद्वान हैं। ठीक है। अगर हम जानते हैं तो क्या जानते हैं, लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट का मतलब होता है दोस्तों तत्व, यानी एलिमेंट्स की बात करेंगे तो तत्वों की बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थान दिया गया है। इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। हमने क्या बताया था, डी ब्लॉक कहाँ होगा। तो जब हमने आवर्त सारणी बनवाई थी तो आपने देखा होगा कि एस ब्लॉक को हमने इस साइड में रखा था और पी ब्लॉक को इस साइड में रखा था और बीच में कौन से तत्वों को रखा था, हमने डी ब्लॉक के तत्वों को रखा हुआ था। दोस्तों वही लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ, दीर्घाकार आवर्त सारणी में, किसके मध्य, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थान दिया गया है। इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के बारे में दोस्तों हमने ये भी बताया था कि इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला कोटेशन आपको समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक को रखा कहाँ गया है दोस्तों, तो आपको पता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, बीच में क्या किया गया है, इनको स्थान दिया गया है। ये तो हो गई सिंपल सी डेफिनेशन कि डी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा गया है। अर्थात या दूसरी भी डेफिनेशन सर क्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो दूसरी डेफिनेशन क्या है, या हमने लिख लिया वह तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, यानी ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करना प्रारंभ करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे तत्व जिनका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। जब आप उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उन तत्वों के जो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डी उपकोश यानी डी सबशेल में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। और वो प्रारंभ कैसे करेगा, इसकी भी हम बात करेंगे। हमने सिंपल लैंग्वेज में क्या समझा कि जब हम कोई तत्व होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अगर उसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी उपकोश में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है, तो उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखा, लिखा हुआ है कि इन तत्वों का हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में हमने महारत हासिल करी है, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखा हुआ था। हमको सिखाया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे बनाया जाएगा। इन केस अगर कोई ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना नहीं आता है, तो दोस्तों हमारे तक्षशिला ट्यूटोरियल के चैनल पर आपको जाना है, उस पर क्लिक करना है और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की विधि की एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप क्या करेंगे, देख लेंगे, ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आसानी से
आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक पे कैसे प्रवेश करेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम ये देख लेते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में हमने दोस्तों क्या बताया था, इस साइड में कौन से एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, आपको बताया था। इस साइड में कौन से एलिमेंट दोस्तों हम रखते थे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स रखते थे। और दोस्तों हमने बीच में कौन से एलिमेंट्स को रखा था, दोस्तों हमने बीच में एलिमेंट्स को रखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कौन कौन से एलिमेंट्स को रखे थे, तो हमने बताया था सर स्कैंडियम से लगाकर कहां तक होते हैं, जिंक तक के जो तत्व होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या बोला था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, यानी इन तत्वों को दोस्तों हम क्या कहते थे, इन्हीं तत्वों को दोस्तों हम बोलते थे ये तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। कहां से शुरू करते थे, स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं, सचिन, युवराज, लक्ष्मण एसी में बैठे। ठीक है, अब जिंक की बात करेंगे तो हम क्या बोलते थे, जिंक सीडी है जी, यही तो बोलते थे, जिंक की सीडी है जी। अब दोस्तों हमको ये पता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अब बात करते हैं कि इन तत्वों के नीचे के जो भी तत्व होंगे, यानी यहाँ पर जो तत्व होंगे वो भी कौन से तत्व होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, यानी डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अब दोस्तों इनका जब हम परमाणु क्रमांक रखते थे तो कुछ इसी प्रकार रखते थे, इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसका 31, 32, 33, 34, 35, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर परमाणु क्रमांक रख सकते हैं। अब दोस्तों हमने ये देख लिया, ये क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन देख लिया। अब हमने देखा कि डी ब्लॉक के तत्वों को कहां रखा जाएगा, इस तरीके से डी ब्लॉक के तत्वों को एडजस्ट किया जाएगा। दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे, नोट्स को रिसीव कर लेंगे और नोट से भी पढ़ाई करते रहेंगे। सो दोस्तों हमने ये देखा कि डी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या होगी, फिर हमने ये देखा कि डी ब्लॉक को कैसे रखा जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। आइए दोस्तों बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण आखिरकार क्या होते हैं। जैसा कि हमने डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण की हेडिंग को बना लिया है, दोस्तों जैसे ही हमने दूसरी डेफिनेशन देखी थी तो उसमें हमको क्या पता चला था कि ऐसे तत्व जिनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं और वो कहां जाना प्रवेश कर दे, उसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना कहां प्रारंभ करेगा, डी उपकोश में प्रवेश करना प्रारंभ करेगा, उसे ही हम क्या कहते थे, उसे ही दोस्तों हम ये कहते थे कि ये डी ब्लॉक का तत्व है। तो दोस्तों सामान्य लक्षण में सबसे पहले हम क्या बनाना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों डी ब्लॉक के तत्वों में हमको पता है सबसे पहला तत्व कौन सा होता है, स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। अब दोस्तों जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कुछ इसी तरीके से बनाएंगे जैसा कि हमने बताया है। जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना नहीं आ रहा है वो एक बार तक्षशिला ट्यूटोरियल के चैनल पर जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की वीडियो दी हुई है, उस वीडियो को देख लेगा ताकि उसको यह पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक किसका था, 21। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया वो कुछ इस प्रकार से बना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1। देखिए जरा 21 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी परमाणु क्रमांक किधर है, क्या 21 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है कि नहीं है, तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 1
21। अब दोस्तों हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करना प्रारंभ कर रहा है, डी उपकोश में प्रवेश करना प्रारंभ कर रहा है। पहला डी उपकोश यहीं तो आ रहा है, तो यहीं पर प्रवेश करना प्रारंभ करेगा। प्रारंभ का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पर डी उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कहेंगे सर, डी उपकोश में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। इसी तरीके से जब हम आगे बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आगे बनाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आगे बनाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा हम KLMN में भी देख लेते हैं। जैसा कि हमको पता है जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो उपकोश मेथड से बनाते हैं। उपकोश मेथड से हम कोश मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये पहला कोश है, हम आपसे कहें कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, ऊपर क्या दिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों ये वाला नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये जो नंबर होता है ये होता है कोश की संख्या, कोश की संख्या। ये वाला नंबर कोश की संख्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब दोस्तों हम कहें ये नंबर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पहला कोश, ठीक है, पहला कोश। यानी हम आपसे पूछे पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बताएंगे सर, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यही पहला कोश है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम आपसे पूछें दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों दूसरा कोश ये भी है और दूसरा कोश ये भी है। अब दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन पहले थे 2, फिर कितने हैं 6, यानी दूसरे कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम आपसे कहें कि दोस्तों ये बताइए आप तीसरे कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे सर, तीसरा कोश ये है, तीसरा कोश ये है और तीसरा कोश ये भी है, यानी तीसरा कोश ये भी है। अब क्वेश्चन मार्क, सर इस तीसरे वाले कोश को हमने यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमको पता है आबाओ के नियम में हमको ये बताया गया है कि जितने भी उपकोश होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, यानी 3D की जो एनर्जी या जो ऊर्जा होती है वो 4s से ज्यादा होती है, इसीलिए 4s के बाद में इसको रखा जाता है और 4s को पहले रखा जाता है, ठीक है। सो दोस्तों तीसरा कोश ये है, तीसरा कोश ये है, तीसरा कोश ये है। तो हम आपसे कहें तीसरे कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या करिए, तीसरे कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको जोड़ दीजिए, 2 और 6 8 और 1 9, यानी तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। अब हम आपसे कहें दोस्तों चौथे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी ये कौन सा कोश है, चौथा कोश, चौथे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों देखिए हमने KLMN में भी बना लिया, ये किस में बन गया, यानी K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, M कोश में 9 इलेक्ट्रॉन और N कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। हमने कोश से उपकोश बनाना भी सीख लिया। जैसा कि हमने कोश से उपकोश बनाना सीखा है, अब दोस्तों हम ये देखते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, स्कैंडियम से हमने कोश से उपकोश से कोश को बनाना सीख लिया। अब आगे के भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं और देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों पहले इसको हम हटा देते हैं। अब दोस्तों हम आपसे कहें कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए मैग्नीज, मैग्नीज को बोलते हैं 25 इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिखा देने हैं, किसमें, सामान्य लक्षण में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसको सर बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। डी में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए जाएं, तो गिनिए जरा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन 25 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 20। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए दोस्तों, 5 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। अब दोस्तों हमने क्या देखा, यहाँ पर भी 25 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 25 है। इसका भी हमने क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दोस्तों देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डी उपकोश में ही तो गया है, यानी जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है उन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं Mn के बाद में, अगर हम बात कर ले क्रोमियम की, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दिया इस पर। अब दोस्तों देखते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बनाएंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d कितना 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और कितने रखते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है ये आपका क्या है, गलत है। मतलब क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अपवाद होता है। पहला अपवाद आपको एक्सेप्शन कहाँ मिलेगा, क्रोमियम में मिलेगा। क्रोमियम क्या होता है, ये अपवाद होता है। क्यों अपवाद होता है ये भी देख लेंगे। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर गलत है तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर पहुंचने के लिए दोस्तों हमको पता है कि s उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, इनको देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे, एक सेकंड। सो दोस्तों यहां पर हम लिख लेते हैं उपकोष, अभी इसको हटा देंगे, समझने के लिए लिख लेते हैं उपकोष और इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या लिख लेते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल को दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सबने पढ़ा होगा। ऑर्बिटल को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कक्षक। क्या बोलते हैं, कक्षक। ठीक है, सो उपकोष कौन कौन से होते हैं, एस उपकोष होता है, पी उपकोष होता है, डी उपकोष होता है और एफ उपकोष होता है, हमको पता है sp-df उपकोष होते हैं। अब एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा सर, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी रह सकती है, 14 इलेक्ट्रॉन, यानी 14 इलेक्ट्रॉन। एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमने कहा है, एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो एस उपकोष में नहीं रहेगा, कहां रहेगा, पी उपकोष में रहेगा। ठीक है, अब एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हम सर बात करते हैं ऑर्बिटल के लिए। हम आपसे कहें कि एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है उनको आप आधा कर दीजिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं। 2 का आधा कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा। और 14 का आधा कितना होगा, 7 होगा। यानी 2 1 3 5 और 7। एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। और एफ उपकोष में कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। अब दोस्तों आप ये कह रहे होंगे सर ये ऑर्बिटल हमको क्यों बता रहे हैं, ये तो हमको पता है, हम जानते हैं, हमने सर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। एस उपकोष में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। दोस्तों ये ऑर्बिटल हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, अपवाद वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको सही करना है। तो सही करने के लिए हमको पता है एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल। ठीक है, अब दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने क्या बताया, यहां पर एस उपकोष है, एस उपकोष में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल। ये कौन सा उपकोष है, डी उपकोष। और डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। चलिए दोस्तों हमने 5 ऑर्बिटल बना लिए, पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल और 5वां ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, यहां पर एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। कितने, 2। और इलेक्ट्रॉनों को रखना हम जानते हैं, कैसे रखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, सब कुछ पता है। ठीक है, अब डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन है 4। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और आती है, फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा होगा, हुंड का नियम। हुंड जी क्या बताते थे, हुंड जी हमको ये बताते थे कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं बनता जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। यानी हुंड का नियम हमको क्या बताता था दोस्तों हमको ये बताता था कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता है। दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रॉन है 4,
अब दोस्तों इन चारों इलेक्ट्रॉन को क्या हम ऐसे रख सकते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने 4 रख दिए, तो आप कहेंगे सर हम ऐसे नहीं रख सकते हैं। हम सर जोड़ा तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हम प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं रख देते। यानी हमको टोटल इलेक्ट्रॉन रखने हैं 4, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, दूसरा यहाँ रखेंगे, तीसरा यहाँ रखेंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे। और अगर आगे के इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस तरीके से 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे। फिर अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा जाएगा? फिर जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब हम क्या बनाना शुरू कर देते हैं? जोड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। जोड़ा बनाने के लिए क्या, अगर हम आपसे कहें डी उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, आप इनको रखिए, तो आप कैसे बनाएंगे? सर हमको पता है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हमने क्या कर लिए? 5 ऑर्बिटल बना लिए, 1 2 3 4 और 1 5। अब इसमें हमको इलेक्ट्रॉन रखने कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा। सभी ऑर्बिटल में हमने क्या कर दिया? एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब देखिए आपने कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं? 1 2 3 4 और 1 5। आपके पास इलेक्ट्रॉन थे कितने? 7। यानी 2 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी रह गए ना। सो उन 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा जाएगा? दोस्तों अब जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ रखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ रखते हैं? नीचे की तरफ। हमने रख दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? अब देखिए क्या 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कैसे होगा? किसने बताया था? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन के बारे में हुंड जी ने बताया था। यानी हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं। सो दोस्तों हमने यहाँ पर इसको रख दिया। दोस्तों हम क्या देखेंगे? हमने ये देखा कि ये अपवाद है क्यों। तो हमको ये बताया गया कि यहाँ पर हम कौन सी चीज लगाने वाले हैं? यहाँ पर लगाने वाले हैं, एक लॉ लगाएंगे, उसे बोलते हैं हाफ फिल्ड सबशेल। कैसा लॉ होता है? हाफ फिल्ड सबशेल। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धभरित कक्षक। अर्धभरित कक्षक। अर्धभरित का मतलब दोस्तों क्या होता है? ऑर्बिटल को हमने क्या बताया था? ऑर्बिटल को हिंदी में कक्षक बोलते हैं। ये कक्षक का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल। कक्षक का मतलब दोस्तों क्या होता है? ऑर्बिटल। अब अर्धभरित कक्षक का मतलब क्या होगा? सर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम आपसे पूछे 5 ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 10। यानी डी में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। अब अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। यानी हमको क्या रखना है? अर्धभरित कक्षक। अर्धभरित कक्षक रखने के लिए डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसके आधे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप कहेंगे सर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पर हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 इलेक्ट्रॉन हमको और चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया जाए तो ये डी उपकोष जो होगा वो कैसा हो जाएगा? अर्धभरित हो जाएगा। अर्धभरित का मतलब टोटल रखने चाहिए थे इसमें 10, लेकिन अर्ध रखना है। अर्ध का मतलब आधे रखने हैं। आधे का मतलब हमको कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहां से आएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहां से निकल जाता है और कहां चला जाता है? इस वाले ऑर्बिटल में चला जाता है। जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस वाले ऑर्बिटल में जाएगा तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन ये गायब हो जाएगा। जब यहां से गायब हुआ तो कहां आ गया? इस वाले ऑर्बिटल में आ गया। जब दोस्तों इस वाले ऑर्बिटल में आ गया तो हम आपसे पूछे, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल थे, ठीक है, 5 ऑर्बिटल थे, 5 ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है, तो ये अर्धभरित कक्षक है कि नहीं है? तो आप कहेंगे यस सर ये अर्धभरित कक्षक है। अब दोस्तों ये क्या है? ये भी क्या है? अर्धभरित कक्षक। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 है। कितने? 1। यानी 2 का आधा क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो ये भी क्या है? अर्धभरित कक्षक है और ये भी अर्धभरित कक्षक है। अब इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आइए दोस्तों बना लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। ये 4s का ही तो है। अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आपका आंसर क्या होगा? सर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। चलिए हमने 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब हम आपसे पूछे 3d में, यानी d में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप कहेंगे सर पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहां से यहां रख दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। 1 2 3 4 और 1 5। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए दोस्तों?
5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सही है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, 24 का। यानी यहाँ पर क्या था, अपवाद था। क्यों अपवाद था, क्योंकि अपवाद जो होता है दोस्तों वो अर्धभरित कक्षक के लिए था। हमको क्या करना है, इनके जो भी ऑर्बिटल हैं उनको हमको आधा भरना है, ठीक है, पूरा नहीं भरना है बल्कि आधा भरना है। आधे भरने के लिए हमने ये इलेक्ट्रॉन उठाया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रख दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रख दिया तो हमारे दोनों कक्षक कैसे हो गए, अर्धभरित कक्षक हो गए। और जब अर्धभरित कक्षक हो गए तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों और होता है, वो होता है कॉपर के लिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, अपवाद होता है। क्या होता है, यहाँ पर अपवाद होता है। दोस्तों ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, सही वाला ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको चीजें दिखाई दे जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, आपका सही हो गया। ठीक है, अब ये चीज हटा देते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने उसे हटा दिया है, अब हम बात करेंगे किसके लिए, कॉपर के लिए। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। ये भी क्या है, आपके लिए अपवाद है। इसके लिए क्या करना है, जब इसका आप गलत वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9 बनेगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि हमने बताया आपके लिए क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों, अपवाद होता है। और अगर अपवाद है तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये सही हो जाए। तो दोस्तों हमको करना क्या है, अब दोस्तों कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29 29 इलेक्ट्रॉन वहां है, 29 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो गलत क्यों हुआ। सो दोस्तों हमको पता है, इसकी बात करिए जरा, डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ये बताइए डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो आप कहेंगे सर डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। चलिए बना लेते हैं 5 ऑर्बिटल। हमने 5 ऑर्बिटल डी में बना लिए। अब डी में इलेक्ट्रॉन हैं कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम क्या करेंगे, हुंड जी ने हमको बताया है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक हम प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना रख दें। तो पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आप रखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। और आपके पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए हैं। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन थे 9, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। कितने बाकी रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 7वां यहाँ आएगा, 8वां यहाँ आएगा और 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब हम दोस्तों आपसे ये कहें कि इसकी बात करें, अगर 4s, s में कितने ऑर्बिटल, तो आप कहेंगे सर s में 1 ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है s में 1 ऑर्बिटल। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पर लिखे हुए थे, हमने यहाँ पर लिख दिए। अब ये s के लिए बना लिया, ये d के लिए बना लिया। अब दोस्तों ये बताइए, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं अर्ध एवं पूर्ण भरित कक्षक। अब दोस्तों हमको क्या लगाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, अर्ध एवं पूर्ण भरित कक्षक। इस वाले कक्षक को हमको अर्धभरित करना है और इस वाले कक्षक को हमको पूर्ण भरित करना है। अर्ध का मतलब क्या होगा दोस्तों, आधा। यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, लेकिन उसका आधा कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इसको हमको अर्धभरित करना है। इसको अर्धभरित करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हमको यहां से हटाना पड़ेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा तो कहां जाएगा, इस वाले के पास चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन हट के यहाँ चला जाएगा तो ये पूर्ण भरित कक्षक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, आपका आंसर क्या होगा सर, ये पूर्ण भरित कक्षक हो जाएगा। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटाइए, 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रखिए तो ये अर्धभरित हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, पूर्ण भरित हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको हटाते हैं और यहाँ क्या करते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन हम
बना देते हैं। सो ये दोस्तों देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 हैं, कितने 1 यानी अर्धभरित है। पूर्ण भरित ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। और देखिए जरा यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 1 10, यानी ये अर्धभरित कक्षक हो गया, ये पूर्ण भरित। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्या हुआ, सर अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहेंगे सर अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। और डी में हम आपसे कहें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कहेंगे सर डी में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई वो अब कितनी हो गई, 10। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया वो आपका क्या हो गया, सही हो गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल है, आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। समझना बेटा बहुत जरूरी है, जब तक आप समझेंगे नहीं किसी भी चीज को छोड़ना, किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि उस चीज को समझना ही उस चीज का सॉल्यूशन होता है। अगर आप छोड़ देंगे तो वो आज नहीं पढ़ना पड़ेगा तो कल पढ़ना पड़ेगा, कल नहीं पढ़ना है तो अगले दिन पढ़ना है, अगले दिन नहीं तो अगले दिन, मतलब ये चीजें पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जब तक आपको पढ़ना है या तो पढ़ाई नहीं करनी है तब तो बात ही अलग हो गया, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको पढ़ाई नहीं करनी है। आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है और इन चीजों को आपको समझते रहना है। इन केस अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, वहां से आप हमसे बात भी कर सकते हैं ताकि अपने डाउट को आप क्लियर भी कर सकते हैं। सो दोस्तों जैसा कि हमने ये देखा कि डी ब्लॉक के तत्वों के हम सामान्य लक्षण की बात कर रहे थे, जिसमें हम कुछ अपवाद की भी बात कर लिए हैं। हालांकि ये अपवाद जानना आपके लिए जरूरी होता है कि कैसे अपवाद ये हुआ, ठीक है। सो इसमें हमने सबसे पहली हेडिंग देखी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। क्या हेडिंग देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, ठीक है। अब हम आपसे कहें कि इसका ओवरव्यू निकालिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्य कोश, बाह्य कोश किसे कहते हैं, जो बाहरी कोश होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य कोश। बाहरी कोश कौन कौन है इसमें, सर बाहर की तरफ कौन है, 3D है और 4s है, और ये क्या हो गए, ये दोस्तों होते हैं आंतरिक कोश। इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक कोश, और इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोश। बाह्य का मतलब दोस्तों होता है बाहर की तरफ और आंतरिक का मतलब होता है अंदर की तरफ। ये आंतरिक कोश होते हैं, ये बाह्य कोश होते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि दोस्तों ये बताइए कि बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। सो दोस्तों उसको हटाते हैं फिर देखेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर हमने हेडिंग बना लिया है बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए। यानी डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। सो दोस्तों हम यहां पर लिख रहे हैं क्या होता है, NS1 या NS2 N-1 D1 to 10। ये क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसके लिए, बाह्य कोश के लिए। कैसे आया ये दोस्तों, जैसा कि हमने देखा यहां लिखा NS1 NS2, यहां पर N क्या है, N है कोश की संख्या, N क्या है, कोश की संख्या। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए कोश की संख्या कैसे आएगी। जब हम अपवाद वाला पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कॉपर का जब बना रहे थे तो क्या आया था, 4s1 लास्ट में आया था और क्या आया था 3d10। यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 भी रह सकता है, और यहां पर s में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। यानी s में 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, जैसा कि हमने क्रोमियम की बात करी थी। ये किसके लिए था, कॉपर के लिए। जब हम क्रोमियम की बात कर रहे थे दोस्तों तो हमने क्या बताया था, 4s1 and 3d5, यही तो बाह्य कोश होता है। हमने क्या बताया, 4s और 3d जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य कोश। क्रोमियम के लिए बाह्य कोश ये था, कॉपर के लिए बाह्य कोश ये था। कॉपर में आपने देखा था 4s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे, और यहां पर क्रोमियम में आपने देखा था 4s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी s में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी s में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ns में यानी s उपकोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम बात करते हैं N-1d, और d में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 to 10।
यानी 1 से लेकर 10 तक। यहां पर देखा कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था। यहां पर देखा कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। यहां पर देखिए आप डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी डी उपकोष में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। सो दोस्तों हमने ये तो देख लिया, इसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और डी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 से 10 तक होंगे। अब हम बात करते हैं ये n क्या है। n का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आप इसकी बात करेंगे, जो s वाला उपकोष होता है उसी का जो वैल्यू लिया जाता है, यही किसके बराबर होता है, n के बराबर। यानी इसके लिए n का मान कितना है, 4 है। और इसी तरीके से हम d के लिए जब निकालेंगे तो 4 से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। यानी 4s के बाद में तभी तो क्या आया, यहाँ पर 3 आया कि नहीं आया, इसीलिए क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है। यानी n-1 का मतलब चौथे कोष से जब 1 को माइनस करेंगे तो अगला कोष जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, तीसरा कोष बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, फिर हमने ये देखा कि इनके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखते हैं दूसरा सामान्य लक्षण क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपना अगला पॉइंट लिख लिया है, वो अगला पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है उपलब्धता। यानी हमको ये देखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। उनमें सबसे पहला लक्षण हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, फिर हमने वहां से ये देखा कि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब हम बात करेंगे उपलब्धता, यानी जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कैसे उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों आप लिखा हुआ देख रहे हैं, प्रकृति में डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। हमने क्या बताया था कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यानी प्रकृति में जो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व कहां पाए जाते हैं, प्रकृति में। पहला पॉइंट, प्रकृति में डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो ऑक्साइड और सल्फाइड खनिज के रूप में मिलते हैं। यानी जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो या तो ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं या तो सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम बात करते हैं जिंक के लिए, जिंक के बारे में आपने देखा होगा कि जिंक क्या होता है, जिंक सल्फाइड को लिखते हैं ZnS, जिंक ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, ZnO, यही तो लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हम पूछें आपसे कि क्यूप्रस सल्फाइड क्या होता है तो Cu2S, ठीक है, या क्यूप्रस ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो Cu2O, ठीक है। सो ये क्या है, या तो सल्फाइड के रूप में मिलेंगे या तो ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं, लेकिन कहां मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं। सो दोस्तों इसको हटाते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में ये क्या होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। यानी हमको ये पता चल गया कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कहां पाए जाते हैं। और दोस्तों इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमने नोट्स में मेंशन किया हुआ है, आप लोग जरूर उसको देखिएगा, वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, जो नोट्स में हमने मेंशन किया हुआ है, वो नोट्स आपको कहां मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट है रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाने की प्रकृति। यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं या क्या बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। अब ये रंगीन आयन और रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में जो डी उपकोष होता है वो क्या होता है, आंशिक भरित होता है। क्या होता है, आंशिक भरित होता है। इसीलिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो या तो रंगीन यौगिक बनाते हैं या रंगीन आयन बनाते हैं। हमने क्या बताया कि जो डी उपकोष के तत्व होते हैं या जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनके जो डी उपकोष होते हैं वो कैसे होते हैं, आंशिक भरित। आंशिक भरित का मतलब होता है कि डी उपकोष पूरा नहीं भरा होगा। जो रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाएंगे उनका डी उपकोष पूरा नहीं भरा होगा, वो कैसा होगा, आंशिक भरित होता है। आंशिक का मतलब जैसे डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, लेकिन या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन वाले रंगीन आयन यौगिक नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों यहां से हमको क्या समझ में आया कि ये रंगीन आयन या रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो इनके डी उपकोष होते हैं वो आंशिक भरित होते हैं। यानी
अर्धभरित समझ सकते हैं, या आंशिक भरित, अर्धभरित से ज्यादा भी हो सकता है या अर्धभरित से कम भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।